जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं साइंस का आज सेट नंबर 28 को स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए आने वाले नोटिफिकेशन के लिए। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। तो आज का हमारा पहला सवाल है, कोशिका का कौन सा अंग वसा अणुओं और लिपिड का निर्माण में सहायता करता है? तो यहाँ पे जो जो स्मूथ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, ये हमारे अंग में वसा और लिपिड का निर्माण में सहायता करता है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, किन कोशिका अंग में अपना खुद का डीएनए और राइबोसोम होता है? तो यहाँ पर जो माइटोकॉन्ड्रिया और लिपिड है, माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए होता है। माइटोकॉन्ड्रिया जो दो कोशिकांग है जिसमें डीएनए पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में और केंद्रक में, ये दोनों में डीएनए पाया जाता है, डीएनए पाया जाता है। और प्लास्टिड जो है उसमें राइबोसोम पाया जाता है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है कि कोशिका की आत्मघात की थैली किसे कहते हैं? तो कोशिका की आत्मघात की थैली लाइसोसोम को कहा जाता है। लाइसोसोम में एक शक्तिशाली पाचन एंजाइम होता है जो कोशिका के कचरे साफ करता है। जब कोशिका पुरानी या बीमार हो जाती है तो लाइसोसोम फट जाता है, इसीलिए इसे सुसाइड बॉक्स भी कहा जाता है। फटता है और अपनी ही कोशिका का पाचन कर लेता है। इसमें लगभग 50 अलग अलग प्रकार के क्या होते हैं, एंजाइम होते हैं। तो बी इज द राइट आंसर, कोशिका की आत्मघात की थैली। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, आहार नाल का कौन सा भाग यकृत में पीत रस प्राप्त करता है? तो आहार नाल से जो पीत रस प्राप्त करने वाला है वो छोटी आंत है। पीत रस का जो निर्माण है वो लीवर में होता है, लेकिन वो जमा किस में होता है? तो जमा होने के लिए एक पित्ताशय, पीत की थैली जिसको हम लोग बोलते हैं, पित्ताशय में होता है। और ये जो होता है पीत रस कहाँ कौन प्राप्त करता है? तो छोटी आंत प्राप्त करता है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, में पानी अमोनियम को पानी में घोलने पर कौन सा आयन प्राप्त होता है? तो देखिए, अमोनियम को जब जल में घोलते हैं तो वहां पे OH माइनस आयन मुक्त होता है। और OH जो माइनस आयन है वो कैसा प्रकृति का है? ये क्षारीय प्रकृति का है। और क्षारीय क्या करता है? तो क्षारीय जो है वो लाल लाल लिटमस पत्र को क्या कर देता है? तो नीला कर देता है। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, वाहन के साइड मिरर में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो वाहन का जो साइड मिरर है उसमें हम लोग उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। उत्तल दर्पण द्वारा जो बना प्रतिबिंब होता है वो हमेशा क्या होता है? सीधा होता है और छोटा होता है। जो बाहर का जो व्यू है, जो ड्राइवर बैठा है उसको पूरा पीछे का जो साइड है वो बहुत आसानी से सब कुछ देख सकता है, इसीलिए हम लोग इसका उपयोग करते हैं उत्तल दर्पण के लिए। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है कि बुलेट प्रूफ स्क्रीन बनाने के लिए किस प्रकार का कांच का प्रयोग किया जाता है? तो इसे बुलेट प्रूफ बनाने के लिए प्रबलित कांच का उपयोग करते हैं। इसे एक और नाम से जाना जाता है जिसे हम लोग लेमिनेटेड 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 या फिर टफन्ड ग्लास भी कहते हैं, है ना। इसके मतलब क्या होता है, इनमें जो कांच की जो दो परतें होती हैं, और इनके बीच में क्या आता है? पॉलीकार्बोनेट की एक परत होती है। ये पॉलीकार्बोनेट क्या काम करता है? तो कांच, देखिए, कांच टूटने पर भी क्या होता है, ये कांच एक दूसरे से अलग नहीं होता है, इसीलिए हम लोग ये पॉलीकार्बोनेट का यूज करते हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा प्रबलित कांच। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है कि अधातुओं में ऑक्साइड की प्रकृति सामान्य कैसी होती है? तो देखिए, धातु और अधातु,
तो अधातु में बात करें तो अधातु में जो अ, ऑक्साइड होते हैं वो कैसे होते हैं, तो वो अम्लीय होते हैं। और धातु में जो होते हैं वो क्षारीय होते हैं। क्षारीय होते हैं, तो अधातु में अम्लीय और धातु में क्षारीय होते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए क्या होता है ना, कि जब ऑक्सीजन के साथ मिलकर अम्लीय ऑक्साइड बनाता है, जो अधातु है वो क्या करते हैं, वो ऑक्सीजन के साथ मिलकर के वो अम्लीय ऑक्साइड बनाते हैं। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, पृथ्वी का औसत घनत्व लगभग कितना है। तो पृथ्वी का जो औसत घनत्व है वो 5.51 इंटू 10 पे पावर 3 किलोग्राम मीटर पर क्यूब है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक आयनिक यौगिक है। आयनिक यौगिक जैसे देखिए सोडियम और क्लोरीन। सोडियम और क्लोरीन एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान करते हैं। और सोडियम क्लोराइड आयनिक यौगिक क्या बोल रहा है कि कौन सा आयनिक यौगिक है, तो सोडियम क्लोराइड एक क्या है, एक आयनिक यौगिक है। आयनिक यौगिक का जो गलनांक होता है, मेल्टिंग पॉइंट, वो क्या होता है, बहुत ज्यादा अधिक होता है। और ये जब ठोस अवस्था में रहता है तो बिजली का कुचालक होता है, बिजली का कुचालक होता है। लेकिन जैसे ये दर अवस्था में होता है तो दर अवस्था में होने बस कुछ बिजली का ये सुचालक हो जाता है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, छोटी आंत का वह भाग जो पोषक तत्व को अवशोषण में मुख्य केंद्र है। तो यहाँ पे जेजुनम की बात करें तो जेजुनम छोटी आंत का वह भाग है जहाँ पे पोषक तत्व के अवशोषण का केंद्र माना जाता है। तो छोटी आंत, यहाँ पे देखिए छोटी आंत की अगर लंबाई की बात करें तो वो 6 से 7 मीटर होती है। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, म्यूरिक एसिड्स को किस अम्ल के नाम से जाना जाता है। तो म्यूरिक एसिड्स है, इसे हम लोग HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स के नाम से भी जानते हैं। इसका जो यूज है वो टॉयलेट और स्टील को क्लीन करने में किया जाता है। और ये हमारे जो पेट में है वो HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स ही पाया जाता है। ये क्या करता है, ये जीवाणु को मारता है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या है। तो प्राकृतिक गैस की मुख्य घटक की बात करें तो मीथेन CH4, ये प्राकृतिक गैस का मुख्य गठन माना जाता है। सीएनजी में जो भरने भरे जाने वाला मुख्य गैस है वो क्या है, वो मीथेन है। और जो ग्रीन हाउस गैस जो वार्मिंग ग्लोबिन के लिए जिम्मेदार है वो भी मीथेन है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, विभवांतर को मापने की एसआई मात्रक क्या है। तो विभवांतर को हम लोग क्या चीज में नापते हैं, तो वोल्ट में नापते हैं। वोल्ट जो है वो बिजली के दबाव को मापने का कार्य करता है। तो वोल्ट मीटर की जो सर्किट है वो हमेशा क्या होता है, समांतर पैरेलल में होता है। और 2 पॉइंट सॉरी 1 वोल्ट बराबर क्या होता है, 1 वोल्ट बराबर 1 जूल या फिर 1 कूलम भी हम लोग बोल सकते हैं। तो बढ़ते हैं अगले सवाल के, विद्युत धारा को एम्पियर में नापते हैं। अगला सवाल है कि विभवांतर 10 है और कार्य 40 जूल है, तो आवेश को ज्ञात करें। तो आवेश का फॉर्मूला होता है W/V, जहाँ की आपको W ऊर्जा दिया हुआ है 40 जूल, और यहाँ पे आपका जो विभवांतर है वो 10 है। जब इसको कट करेंगे तो 4 कूलम आ जाएगा। आवेश को हमेशा क्या चीज में नापा जाता है, कूलम में। कूलम आवेश का ऐसा ही मात्रक है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। एक इलेक्ट्रॉन की बात करें तो एक इलेक्ट्रॉन बराबर क्या होता है, 1.6 इंटू 10 पे पावर -19। तो इलेक्ट्रॉन हमेशा क्या रहता है, माइनस में रहता है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, जड़त्व का नियम न्यूटन के किस नियम को बताता है। तो जड़त्व का नियम, विरामा का नियम, तो ये सब सब किसको बताता है, न्यूटन का जो प्रथम नियम है, प्रथम नियम को बताता है। तो न्यूटन का प्रथम नियम क्या है कि कोई वस्तु तब तक गति में रहेगी, या कोई वस्तु गति है तो गति में रहेगी, कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर रहेगी तब तक जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लग जाए। इसका एग्जाम्पल है, अचानक जब बस चलता है तो यात्री पीछे की ओर, और बस जब अचानक रुकता है तो यात्री आगे की ओर
झुकता है, और गद्दे में जब पीटते हैं तो धूलकण जब ऊपर उड़ता है। ये सब न्यूटन के फर्स्ट लॉ का या फिर जड़त्व के नियम का उदाहरण है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, ध्वनि तरंगे किस प्रकार की तरंगे? तो तरंगे देखिए, आप याद रखिएगा, एक होता है अनुदैर्घ्य तरंगे और एक है अनुप्रस्थ तरंगे। तो ध्वनि तरंगे जो होता है वो अनुदैर्घ्य तरंगे होता है, और इसके छोड़ करके बाकी जो है, जैसे प्रकाश तरंगे और गामा तरंगे, गामा किरण, अल्फा, ये सब जितना भी बाकी आता है वो अनुप्रस्थ तरंगे के अंतर्गत आता है। तो ध्वनि की बात कर रहे हैं तो अनुदैर्घ्य हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, प्रकाश का परावर्तन के अनुसार, प्रकाश क्या होता है कि जब देखिए परावर्तन की बात करता है, परावर्तन होता है टकरा करके एक सतह से लौट जाना। एक इधर से प्रकाश आ रहा है और यहाँ टकराने के बाद फिर वापस इसी माध्यम में लौट जाएगा, इधर से आकर के इधर लौट जाएगा। और इसका जो बीच वाला, तो ये इस बीच को बोलते हैं अभिलंब, अभिलंब। तो प्रकाश का आपतित किरण, ये परावर्तित किरण, और ये अभिलंब। तो यहाँ पूछते हैं, ऑप्शन दिया हुआ है, चार में से कौन एक सही है? तो आपतन कोण और परावर्तन कोण से बड़ा होता नहीं, ये आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों क्या होगा, बराबर होगा। और आपतन कोण और परावर्तन कोण के बीच की जो थीटा है, तो दोनों तरफ थीटा सेम ही रहेगा। तो आपतन कोण और परावर्तन कोण से छोटा होता है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। दोनों ऑप्शन, आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं, तो ये सही है। इनमें कोई संबंध नहीं है, तो ये तो गलत ही है। तो सी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, मैग्नीशियम का संयोजकता ज्ञात कीजिए। तो मैग्नीशियम मैग्नीशियम की जो परमाणु संख्या है वो 12 है, और परमाणु द्रव्यमान 24 है। तो जो पहला सेल है, पहला सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, और दूसरा सेल में 8 इलेक्ट्रॉन। 8 और 2 10, मतलब इसका 2 इलेक्ट्रॉन बच रहा है, और यही जो बचता है वैलेंसी, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, संयोजकता। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो अगर देखिए क्या होता है ना कि अगर एक, दो, तीन या फिर चार इलेक्ट्रॉन बच रहा है, तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन का ये त्याग करेगा, और जब भी इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा तो उस पे हमेशा प्लस चार्ज दिखेगा। लेकिन अगर चार के बाद पाँच, छः या सात इलेक्ट्रॉन अगर बच रहा है, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। और जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो उस पर माइनस चार्ज हम लोग दिखाते हैं। तो जो पत्ती होती है, पत्ते में क्या पाया जाता है, तो पत्ते में क्लोरोफिल पाया जाता है। तो क्लोरोफिल है, और क्लोरोफिल का जो केंद्र है, केंद्र में क्या पाया जाता है, तो मैग्नीशियम पाया जाता है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, पीयूष ग्रंथि को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो पीयूष ग्रंथि, इसे मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। जो मास्टर ग्रंथि, क्योंकि ये बाकी और जो ग्रंथियों हैं उसको ये नियंत्रण करता है। और जो पीयूष ग्रंथि, इसका आकार की बात करें तो ये मटर के दाने की तरह होता है। और इसमें क्या होता है, विकास हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन्स ये स्राव करते हैं, जिससे क्या होता है, हमारा शरीर का विकास होता है। तो पीयूष ग्रंथि, मास्टर ग्रंथि, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है कि 100 वाट का बल्ब रोज 10 घंटे जलाते हैं तो 30 दिन में कितना यूनिट बिजली खर्च होता है? इसमें क्या है कि जितना भी डाटा दिया हुआ है सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, जितना भी डाटा दिया हुआ सबको मल्टीप्लाई करने के बाद इसको 1000 से भागा कर दीजिए। क्या आ जाएगा, 30 यूनिट। 30 यूनिट, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। एक एक यूनिट बराबर क्या होता है, 1 किलो वाट पर आवर। 1 यूनिट बराबर 1 किलो वाट पर आवर। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, परमाणु के केंद्र की खोज किसने की थी? तो परमाणु का जो केंद्र है उसका खोज रदरफोर्ड ने किया था। रदरफोर्ड ने एक गोल्ड का फॉल लिया था, और उसमें से क्या होता, अल्फा किरणें को पास किया था। तो साइड साइड से अल्फा किरणें पास हो जा रही थी, लेकिन बीच से जब अल्फा किरणों को पास किया जाता था तो टकरा करके वो उसी में घूम के वापस आ जाती थी, जिसके कारण रदरफोर्ड ने बताया कि बीच में कुछ ना कुछ प्लस चार्ज है। तो जो परमाणु का नाभिक है उसके बीच में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है। प्रोटॉन में प्लस चार्ज रहता है, न्यूट्रॉन में कोई भी चार्ज नहीं रहता है, और इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर चक्कर लगाती है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। और इसी के खोज के लिए
जो रदरफोर्ड हैं, इनको भौतिकी के जनक के नाम से भी हम लोग जानते हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है कि अम्ल और क्षार की प्रकृति से लवण और जल बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो अम्ल और क्षार की प्रकृति से, अम्ल और क्षार क्या करता है कि एक दूसरे के प्रभाव को कम करता है। अगर अम्ल ज्यादा हो गया तो उसमें क्या करेंगे, क्षार मिलाएंगे तो अम्लता कम होगा, और या फिर क्षार ज्यादा हो गया तो उसमें अम्ल मिलाएंगे तो क्षारीयता कम होगा। चींटी जब डंक काटती है तो चींटी में क्या होता है, अम्लता होता है, तो उसमें हम लोग बेकिंग सोडा मिलाते हैं कि अम्लता कम हो और हमारे जलन कम होती है। या जब एसिडिटी हो जाती है तो एसिडिटी में हम लोग अम्लता बढ़ जाती है, तो अम्लता को कम करने के लिए हम लोग क्षारीय मिल्क ऑफ मैग्नीशियम लेते हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम की जो क्षारीय प्रकृति का होता है और ये अम्लता को कम करता है। तो यहाँ पे हो जाएगा उदासीनीकरण। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है जूल किसकी इकाई है? तो जूल जो होता है, देखिए, एक है कार्य। कार्य करने के लिए क्या चाहिए, ऊर्जा चाहिए। ऊर्जा नहीं रहेगा तो कार्य कैसे करेंगे? और यहाँ पे है जूल। तो यहाँ इसका फर्स्ट क और इसका जू, काजू। अब इसको इस तरह से याद रखने, कार्य करने के लिए क्या चाहिए, ऊर्जा चाहिए। और जूल का ये पहला अक्षर रखिए, ये जूत, काजू। कार्य का क्या होता है, जूल, और ऊर्जा का भी क्या होगा, जूल। ये दोनों का ऐसा ही मात्रक जूल होता है। और एक कैलोरी की बात करें तो एक कैलोरी बराबर 4.18 जूल होता है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो रक्त का जो पीएच मान है वो 4 होता है, और ये क्या होता है, ये क्षारीय प्रकृति का होता है। रक्त का पीएच मान हमेशा ये इतना ही बना हुआ रहता है। अगर इसमें मान लीजिए कि पीएच मान में 0.2% का भी, 0.2 का भी चेंजिंग आता है, तो क्या हो जाएगा, जो व्यक्ति है उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। और इसका पीएच मान जो है, इस पीएच मान को संतुलन बनाने के लिए क्या होता है, बफर बफर सिस्टम का हम लोग यूज करते हैं। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ये आज का आखिरी सवाल था। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।